हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का BDN क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जी के परीक्षा वाणी का अध्याय 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना एवं जलवायु यूपी फिजिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से अधिक हैं। उत्तर में नेपाल तथा उत्तराखंड की सीमाएं, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सीमाएं, दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमाएं, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमाएं तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड की सीमाएं इस राज्य को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां उत्तराखंड और नेपाल में फैली हुई, पश्चिम दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी और विंध्य श्रेणियां तथा पूर्व में गंडक नदी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है, फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है, जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में विंध्यन क्रम की शैलों से हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्मीय अवशेषों का अभाव पाया जाता है। इस क्रम में चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैलें पाई जाती हैं। आद्यकल्प में निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाल ऑर्थोक्लेज फेलिस्पार, लाल क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेंड क्लोराइड आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। दक्षिण में विंध्यन क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य भाग में गंगा यमुना मैदान विस्तृत है। यह मैदान प्लीस्टोसीन युग से आज तक अवसादों के निक्षेप का परिणाम है। इस मैदान में संचित कांप की परतें बहुत मोटी हैं। प्राचीन कांप निक्षेपों को बांगर एवं नवीन निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। यह देश का बहुत उपजाऊ भाग है। शिवालिक क्रम की पहाड़ियों से जब नदियां गंगा यमुना मैदान में प्रवेश करती हैं तो शुरुआत के कुछ क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर और मोटे बालू का निक्षेप करती हैं। जिन क्षेत्रों तक ये कंकड़ पत्थर मोटे बालू पाए जाते हैं उनको भावर क्षेत्र कहा जाता है, जो कि एक पतली पट्टी के रूप में है। भावर क्षेत्र के बाद महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण भूमि दलदली होती है। यहाँ अधिक पानी चाहने वाली गन्ने और धान की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। भौतिक विभाजन। उत्तराखंड राज्य के गठित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र में विभाजित किया गया था। उत्तर के पर्वत क्षेत्र को उत्तराखंड में चले जाने के बाद इस पर्वतीय क्षेत्र से सटे भावर तराई क्षेत्र को ही एक भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, यथा नंबर 1 उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र, नंबर 2 मध्य का मैदानी क्षेत्र एवं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये हो गया भावर एवं तराई क्षेत्र, ये हो गया मैदानी भाग।
और ये हो गया पठारी भाग। एक, भावर और तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस क्षेत्र का लंबाई में विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक है। सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में भावर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं चौड़ाई कम होती जाती है। भावर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। भावर के ठीक तराई अर्थात तरी वाला क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। इस पट्टी की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश कुशीनगर महाराजगंज में 80-90 किलोमीटर तक है। पश्चिम में सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है। लंबाई में इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर जिले तक विस्तृत है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदल मैदान पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कुछ कम ठीक होती है। यहाँ का पेयजल, जो अक्सर कुओं और कम गहराई के पंपों से प्राप्त किया जाता है, मानक के अनुरूप नहीं है। इस क्षेत्र में साल, हल्दी, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा लंबी घासें पाई जाती हैं। वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वर होने के कारण अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान की खेती भारी मात्रा में की जाती है। नंबर 2, मध्य का मैदानी क्षेत्र। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भावर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। सुविधा के लिए इसे 3 उपभागों में बांटा जाता है: ऊपरी मैदान, मध्य मैदान व पूर्वी मैदान। यमुना एवं गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक द्वारा लाई गई कांप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 से 300 मीटर है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट, कांप मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है: ए बांगर क्षेत्र, बी खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तथा वहां पुरानी काप मिट्टी का जमाव है। हजारों वर्षों से कृषि उपयोग में आते रहने के कारण बांगर क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी कम हो गई है। खादर क्षेत्र का तात्पर्य कछार से है, जहां नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों यानी रिवाइंस के भी निर्माण होते हैं, जैसे यमुना और चंबल के तटवर्ती बीहड़। इन बीहड़ों की मिट्टी नितांत अनुपजाऊ होती है। संपूर्ण मध्य मैदान में रबी और खरीफ फसलों की खेती की जाती है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र मध्य के मैदान क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। यह पहाड़ी पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्तरी सीमा पर यमुना व गंगा नदियां तथा दक्षिणी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग, मिर्जापुर का, गंगा के दक्षिण का भाग, सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग सम्मिलित है।
बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी सम्मिलित है। सोनभद्र में सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियाँ तथा सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के तहत आता है। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियाँ 600 मीटर तक ऊंची हैं, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ। यह पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। ये भूमि प्रायः कंकरीली एवं उजाड़ है। पहाड़ियाँ आवरण क्षय के कारण घर्षित अथवा अवशिष्ट रूप में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस है, जिनमें चंबल, बेतवा और केन पठार को काटती हुई यमुना में और सोन व टोंस गंगा में मिलती हैं। नदियों के पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियां पाई जाती हैं। पहाड़ों में जल स्रोत मिलते हैं और नदियां अनेक स्थानों पर जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। जल के अभाव और भीषण गर्मी के कारण वृक्ष छोटे आकार के होते हैं एवं उनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। जलाशयों का निर्माण कर सिंचाई तथा पीने योग्य जल की व्यवस्था की जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूँ। जलवायु क्लाइमेट। भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। फिर भी सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी है। यहाँ वर्ष भर में 3 ऋतुएं घटित होती हैं। अतः हम इन्हीं 3 ऋतुओं के आधार पर प्रदेश की जलवायु का अध्ययन करेंगे। ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है और जून में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तक तथा औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक तथा औसत तापांतर 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ऋतु में कर्क रेखा नजदीक होने के कारण प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि बुंदेलखंडीय नगरों का तापमान 40 डिग्री से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस ऋतु में विशेषकर मई-जून महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलता है और अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं, जो शरीर को झुलसा देती हैं। कभी-कभी इन शुष्क हवाओं में सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं। परिणामस्वरूप 100 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चलने वाले तूफान, धूल भरी आंधियां आते हैं। यद्यपि इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है, फिर भी 10 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। सबसे अधिक गर्मी आगरा व झांसी में और सबसे कम बरेली में पड़ती है। वर्षा ऋतु बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वा जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से पुनः टकराकर पुनः वापस होता है। इस वापस होते मानसून से प्रदेश के तराई इलाकों में खूब वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से कुछ वर्षा प्रदेश के पठारी तथा पश्चिमी मैदान में होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। जहां एक तरफ गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर और दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में औसत वर्षा 91 यानी 91 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूर होते हैं,
यह जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ऐसे ही वर्षा अवधि में भी कमी होती जाती है। गोरखपुर में जहां 56 दिन वर्षा की संभावित अवधि है, वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 83% वर्षा इसी ऋतु यानी जुलाई से सितंबर तक में होती है। शेष वर्षा जाड़ों तथा गर्मियों में होती है। इस ऋतु में प्रदेश का औसत उच्चतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा औसत तापांतर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु। प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहता है। जनवरी तक ताप निरंतर गिरता रहता है। जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना है। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में काफी अंतर रहता है। जहां दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 27.2 डिग्री सेल्सियस से 8.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। उत्तरी पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों से सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तरांचल में बर्फबारी होने पर इस क्षेत्र में ठंडी और बढ़ जाती है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। इन चक्रवातों से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 7 सेंटीमीटर तथा पठारी क्षेत्रों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर सबसे कम तक वर्षा होती है, लेकिन प्रदेश के कई भागों में कोहरे का प्रभाव रहता है। सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया गोरखपुर। और निम्न मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया ये। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र और उच्च से मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। कोहरे के कारण तराई क्षेत्रों में कभी कभी सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण। प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने वर्षा के आधार पर भारत के जलवायु का विभाजन किया, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में 2 उपविभाग तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश हैं। प्रथम उपविभाग अर्थात तराई क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर आदि जिले आते हैं, जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरे उपविभाग अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 120 डिग्री सेंटीमीटर तक रहता है। इस उपविभाग में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र में 3 उपविभाग हैं, यथा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में उत्तरी प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और दक्षिणी शाहजहांपुर आदि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान तथा शीत ऋतु में विशेषकर जनवरी में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर,
दक्षिणी सहारनपुर आदि जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर तक होती है तथा शीतकाल में औसत तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। बुंदेलखंड पहाड़ी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा, दक्षिणी प्रयागराज आदि जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में शीतकालीन औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्मकालीन 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 10 जून 2019 को बांदा में 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। इस क्षेत्र में भी वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अध्याय 2 समाप्त होता है।